नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस में पटना से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पटना असेंबली के सामने हूं और यहां पर चल रहा है जनतंत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व। भारत से दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां की खूबी है, कितना भी राजनीतिक वैमनस्य हो लेकिन सरकारें बदलती हैं, सरकार निष्पक्ष चुनाव करवाती है। यही भारत के प्रजातंत्र की महानता है और यही भारत को एक महान देश बनाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका जनतंत्र, जिसका प्रजातंत्र ही मजाक बन चुका है। अब पाकिस्तान चाइना की एक कॉलोनी के सिवा कुछ नहीं बचा, देश नहीं बचा। इसीलिए देश की वो बहस जिसमें आप अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं, उसमें आज बात होगी पाकिस्तान के। किसके पैर कांप रहे थे, किसने कहा भारत हमला कर देगा रात में ठीक 9 बजे अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है आज का। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि देश की बहस में आज किस सवाल को, किस मुद्दे को जनता ने सबसे ऊपर रखा है और बहस के लिए चुना है। भारत का सर पाकिस्तान को, भारत का डर पाकिस्तान को कैसे खाए जा रहा है। 71% मंत्री जी के पैर कांप रहे थे। 71% लोग कहते हैं इसको डिस्कस करिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलवामा आतंकी हमला हमने कराया था। ये उनकी एक बड़ी स्वीकारोक्ति है। किस तरह की भारत में राजनीति हुई थी, बालाकोट की एयर स्ट्राइक को लेकर, पुलवामा को लेकर किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों के एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आज हम पाकिस्तानी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान अब एक देश रह गया है, क्या उसको एक देश कहा जा सकता है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है, भारत नहीं करना चाहता है, लेकिन उनके जितने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े एक दिन जरूर होंगे, ये हमारा मानना है, अगर उन्होंने अपने प्रजातंत्र को नहीं सुधारा। अब बात करते हैं क्या हुआ था फरवरी में। 14 फरवरी को हुआ था पुलवामा अटैक और उसके बाद भारत ने तैयारी कर रखी थी एयर स्ट्राइक की। बालाकोट की एयर स्ट्राइक की गई और एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने F-16 विमान बाहर निकाले तो अभिनंदन ने मिग से ही F-16 को मार गिराया। इसी प्रक्रिया में वो LOC के पार चले गए और पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया। लेकिन भारत ने जब कूटनीतिक और राजनीतिक और डिप्लोमेटिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया तो पाकिस्तान के मंत्रियों के पांव कांपने लगे, कहने लगे अभिनंदन को छोड़ दीजिए वरना 9 बजे भारत हमला कर देगा। खुद पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने इस बात को कबूला है कि भारत ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को खत्म करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। यह खुलासा उन्होंने कर दिया है। पहले देखते हैं किस तरह से भारत का डर पाकिस्तान की संसद के अंदर गूंज रहा है, किस तरह से वहां मोदी के नारे लग रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को चिढ़ाने के लिए और किस तरह से फवाद चौधरी कर रहे हैं कि हां हमने पुलवामा हमला करवाया है। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है पाकिस्तान में भारत का डर। तो पाकिस्तान, भारत का भयानक डर। इमरान खान भयभीत है। शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे। इमरान ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। क्या थी भारत की तैयारी, इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश की बहस में आज का सवाल देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि देश की बहस के दर्शक ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दे। क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए, भारत को UN में जाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकी देश घोषित होना चाहिए। क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए, हां या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। वोटिंग के विकल्प आपको पता है, बेहद आसान है। आप हमें ट्विटर पर दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसको डाउनलोड करना बेहद आसान है। और ये देश की बहस इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को सीधा जोड़ता है। इंटरनेशनल पैनलिस्ट, आज पाकिस्तान से लोग जुड़ेंगे, उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं। इसीलिए आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर भेजें और कहें कि हां आप शो में शामिल होना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आज बहुत बड़ा पैनल हमने रखा है। शुरुआत में पाकिस्तान के मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी जी मौजूद हैं। मेरे साथ नवाज शरीफ की पार्टी से डॉक्टर इरशाद अहमद खान, उनके स्पोक्स पर्सन है, वो मौजूद है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा
भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ वो मौजूद हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी वो मौजूद हैं, मेरे साथ के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मौजूद हैं, मेरे साथ इसके अलावा चरण सिंह सप्रा साहब जो कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आरजू आपसे करना चाहूंगा, अब तो आज मैंने ट्रेंड शुरू कर दिया है ट्विटर पर, आप जरूर सहयोग करिएगा क्योंकि आपने तो मान लिया कि पुलवामा में आतंकी आपने भेजे थे और आपने निहत्थे लोगों को मारकर या सीआरपीएफ पर पीछे से हमला करके बड़ी आपने क्या बोलते हैं उसको बड़ी बहादुरी दिखाई। तो इस बहादुरी के लिए आप जैसे लोगों को बधाई। और मुझे फवाद चौधरी जैसे लोगों की मानसिकता पर शर्म आती है कि वो अपने ही देश को अपनी संसद के अंदर एम्बेरस करते हैं। आप जरूर मेरे ट्वीट का समर्थन करिएगा, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। नहीं दीपक जी, आपको शायद समझने में गलती हुई है। फवाद चौधरी आगे ये नहीं कह रहे थे कि पुलवामा अटैक जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने कराया है, वो ये बता रहे थे कि पुलवामा अटैक सुनवा दूं आपको आज में एक बार, सुनवा दूं आपको, मतलब हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं आपको सुनवा देता हूँ फवाद चौधरी ने क्या कहा था। लेट मी स्पीक, मुझे पता है फवाद चौधरी ने क्या कहा। आप रेडी करिए, आरजू काजमी के बाद फवाद चौधरी की बाइक चलाएंगे। आरजू बोलिए आप अपनी बात। देखिए वहां पे हमारे बात में जेट गए थे और वहां पे कुछ मिसाइल्स गिराए थे, वो उसको कह रहे थे कि घुस के मारा भारत को, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे थे कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करा, ऐसा उन्होंने हरगिज नहीं कहा। और आपको चलिए आरजू जी आप फ्रेम में बने रहिए ना, आप फ्रेम में बने रहिए। फवाद चौधरी का रफू क्यों कर रही है, अपना फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे हैं वो, आप क्यों रफू कर रही हैं। सुनिए फवाद चौधरी ने क्या कहा था, फिर बताइए क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सुनिए फवाद चौधरी ने क्या कहा था आपकी संसद के अंदर। सुन लिया आरजू आपने, अभी भी रफू करेंगी फवाद चौधरी की बात को। और इसी सवाल के लिए मैं अभी भी यही कहूंगी कि वो कुछ और कह रहे थे, वो पुलवामा अटैक के बाद की बात कर रहे थे, आप उन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। और पुलवामा अटैक के बाद आपने कौन सा तीर मारा बताइए, हो गई ना, बेगुनाह लोगों को मारकर आपने कौन सा तीर मारा, पुलवामा अटैक के बाद क्या तीर मारा बताइए ना। चाहे कुछ मिसाइल्स फेंके थे ना आपके एरियाज में जाके, वो उसकी बात कर रहे हैं कि घुस के मारना, उसको कह रहे हो, वो ये नहीं कह रहे कि पुलवामा। अच्छा जनरल बख्शी के पास सीधे चलता हूँ। जनरल बख्शी जी वो वहीं का लड़का था। मेरी माँ कहती थी एक कहावत, आंखों का अंधा और नाम नयन सुख, यही हाल पाकिस्तान का है। फवाद चौधरी कह रहे हैं साफ साफ संसद में, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। देखिए ये एक इज़हार जुल्म, इन्होंने एक मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक ऑफिशियल तौर तरीके पे ये इजहार किया है कि पुलवामा के पीछे सीधे सीधे उनका हाथ था, ये उनकी एक बड़ी सफलता थी। देखिए जो आरजू काजमी जी सफाई देने की कोशिश कर रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं उनका रेफरेंस था कि जो रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने एयर एक्शन किया वो तो साहब रजौरी पुंछ के आसपास हुआ था। ज्योग्राफिकली पुलवामा पीर पंजाल के दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर में है, तो वो बड़ा क्लियरली पुलवामा का नाम लिया। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि जो रजौरी पुंछ के ऊपर जो हमारा रिएक्शन हुआ था, जो हमारी एयरफोर्स ने काउंटर करने की कोशिश की थी, उसका तो उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। बड़ा साफ बोला है पुलवामा। और अगर मैं तो समझता हूं कि हमको ये पूरा वीडियो FATF को देना चाहिए, ये पूरा वीडियो प्ले होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। ये इजहार जुल्म है, जुल्म का इजहार है कि हाँ साहब हमने किया, तो आप तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने पुलवामा किया। अब आई एम श्योर जब एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दी जाती है वो बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट होती है ना साहब, इट्स नॉट एन ऑफ द कफ स्टेटमेंट, it is a prepared statement, it is an answer to a question, or it is a statement made on an official platform. तो आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते कि साहब भाई फॉर पुलवामा रीड रजौरी, you know, I mean it's very clear. I'm sure Arzu is an intelligent lady, and I'm sure she will say that it clearly talks of Pulwama. सर क्या this air action आरजू की मजबूरी हम समझते हैं सर हम आरजू की मजबूरी समझते हैं, क्या कह सकती है वो।
और क्या कह सकती है आरजू, जब उनको पता है कि वहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा वाला हाल पाकिस्तान में हो गया, तो आरजू और क्या एक्सप्लेनेशन दे सकती है? आप ही बताइए जनरल बख्शी जी। देखिए, मैं आरजू बिटिया की जो है असमंजस समझता हूँ आज के दिन, एंड आई विल नॉट एम्बैरेस हर, बट द फैक्ट इज दैट इट इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। इट अमाउंट्स, ये अमाउंट करता है टेंट अमाउंट टू कन्फेशन ऑफ गिल्ट कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑपरेशन किया, जो इनोसेंट लाइफ थी, जो बेचारे बस में हमारे सीआरपीएफ वाले विदाउट आर्म जा रहे थे, उन पे आईडी फाड़ के उनको शहादत उनकी जो हुई, ये सारा खून पाकिस्तान के सिर है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, अब देयर इज नो पुसी फुटिंग अबाउट दिस। द सिंपल फैक्ट इज कि हमने अब पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है, आप एक और मैस कैजुअल्टी एक्शन करें, आपको खमियाजा लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और नहीं तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भुगतना पड़ेगा। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज आप बिल्कुल सही करनी पड़ेगी कि अब इसी सवाल को लेकर मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास जाऊंगा जनरल बख्शी, और खान साहब से मैं पूछूंगा, क्योंकि नवाज शरीफ जी की पार्टी से आते हैं, क्या सर इमरान खान जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मंत्री ने सर्टिफाई कर दिया है आप कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है? आप भी यही कहेंगे डॉक्टर इरशाद खान? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप हमारे अंदरूनी मामलात जो हम आपस में डिस्कस करते हैं, सियासी बयानबाजी होती है छोटे एक दूसरे के साथ, इसको इन्वॉल्व करके आप कश्मीर को भुलाना चाह रहे हैं लोगों को। जो जुल्म आप कश्मीर में कर रहे हैं, आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए हमेशा से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जी पुलवामा हो गया, ये हो गया। भाई ये पुरानी बातें हैं, आप आज की बात कीजिए कि पुलवामा में 44 लोग निहत्थे सीआरपीएफ के मारे गए थे या नहीं? बताइए ना, जिसका क्रेडिट आपके मंत्री ले रहे हैं। पुलवामा की तो मैं बात करूंगा आपसे कश्मीर की। आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंसानों के साथ, क्या जुल्म कर रहे हैं? 1.25 साल हो गया आपने। सर कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, अभी बताता हूँ मैं आपको, कश्मीर का एक एक हाल बताता हूँ। अब हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी कश्मीर में जमीन खरीदेगा। अब हिंदुस्तान भारत का और अभिन्न, कश्मीर हिंदुस्तान का और अभिन्न अंग बन गया है। डॉक्टर खान आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं इंसानों के साथ सलूक। मुझे जवाब दीजिए, आप क्या कर रहे हैं अपने इंसानों के साथ? पहले ये देखिए, पहले आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से निपट लीजिए, पहले आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से निपट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, आपके लिए सवाल है कि कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर जन्नत बन गई है, जुल्म का घर इनको बताइए डॉक्टर खान को। आपने उसको दोजख बनाया हुआ इंसानों की। दीपक जी, इनको कम से कम कश्मीर की, सर दोजख तो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं। दोजख तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने अपना आपका बनाया है, आप भी इस फैक्ट को जानते हैं। दीपक जी, अब इनको थोड़ा बंद करा दीजिएगा तो मैं बोल दूंगा। दीपक जी, सच्चाई तो ये है कि अब इनको कश्मीर की तो बात करना बंद कर देना चाहिए। उसका कारण सीधा सा ये है कि धारा 370 वहां समाप्त होने के बाद अब वो इन पर इनका बोलने का कोई राइट नहीं है। ये अभी तक केवल वहां इसी कश्मीर के नाम पर इनकी राजनीति चल रही थी, और वो राजनीति अब इनकी लगभग समाप्ति पर है। तो ये दोनों आपस में ही भिड़ गए हैं, और इसका ही आज उदाहरण जो है पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है। इन्हीं की पार्टी के एक नेता जो है वो बैठ के वो बताते हैं कि कैसे बाजवा साहब कांप रहे थे, कैसे उनके माथे पे पसीना आ रहा था, कैसे उनकी कपकपी छूट गई, और ये तो इन्हीं के ही पार्टी के ही सांसद बोल रहे हैं सदन में। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने अपनी वास्तविकता भी बता दी। अब आरजू जी जो है, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया दीपक जी, रफू शब्द का। आरजू जी को जानकारी होगी कि जब कुर्ते फट जाया करते हैं आरजू जी, तो सुई से उसकी तुरपाई होती है, उंगलियों से तुरपाई नहीं किया जाता। आप जो है उंगलियों से तुरपाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये गलतफहमी से बाहर आ जाइए आप, क्योंकि आपके जो लोग हैं, आपके ही इमरान खान अमेरिका में जाकर ये स्वीकार चुके हैं कि 30,000 से ज्यादा हमारे यहाँ आतंकी हैं। हम उन्होंने स्वीकार ली, पहले ही स्वीकारा है, एक नहीं कई अपने आतंकी घटनाओं के विषय में। आपके सदन में जो है, जो आतंकवादी जिसको अमेरिका ने मारा उसकी चर्चा आपके यहाँ हुई है। तो इस तरह से आप कब तक अपने यहाँ जो है रफू करते रहेंगे? अंततः आपको मानना पड़ेगा। और आज जो 11 पार्टियां मिलके
सेलेक्टिव इमरान खान को जो हटाने की वहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी सेना ही आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय दे रही है, आपकी जो है सेना वहां सरकार भी में वो कर रही है इंटरफेरेंस, यही सब तो आपके यहाँ घटनाक्रम है। तो कम से कम आप अपने उसको, जो बात हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं, आप गृह युद्ध के कगार पर खड़े हैं, आप कृपया कर अपना जो है देश संभालिए, आप इधर उधर के आतंकवादी गतिविधियों से बाज आइए और अपने देश में कम से कम अपने लोगों के लिए रोटी पानी का इंतजाम कीजिए। भूखे मर रही पाकिस्तान की जनता। डॉक्टर खान के पास चलता हूँ, के शर्मा जी, डॉक्टर खान के पास इसी सवाल को लेकर चलता हूँ। सर, पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है, आटा वहां 100 रुपए किलो से ऊपर मिल रहा है, आलू प्याज 3 अंकों में उनकी कीमत आ गई है, उसके बाद आपको कश्मीर की पड़ी है। हकीकत यह है कि 370 हटने के बाद कश्मीर पर आपकी दुकान अंतर्राष्ट्रीय बंद हो चुकी है। खान साहब, इस हकीकत को स्वीकार लीजिए। पहले तो मैं ये कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशहाल लोग हैं और महंगाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम हमारी खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुशखुर्रम हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज का वो स्टेटमेंट निकालो जो कराची रैली में उन्होंने दिया था इमरान खान पर सवाल उठाते हुए, वो भी निकालिए, आपको सुनाते हैं सर कितने खुशहाल हैं आप। बात कर रहे हो, फिर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो दीपक जी, ये जो बात कर रहे हैं, आपने अभी बात की कि जी हमारे वजीर आजम साहब ने अमेरिका में जाके फरमाया, एक काउंटर करना चाहता हूं दीपक जी, लोग हैं वो आतंक फैलाने वाले लोग हैं कौन? वो लोग आप ही के हैं, कुलभूषण जैसे, और कुलभूषण जैसे हमने पकड़े हुए हैं, हम उसे कुछ क्यों नहीं कह रहे? कुलभूषण पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कितनी फटकार लगाई है पाकिस्तान को, बताइए ना। कुलभूषण पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कितनी फटकार लगाई आपको, डॉक्टर खान बताइए ना, बताइए ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण पर कितनी फटकार लगाई आपको? दीपक जी, नहीं कोई फटकार नहीं, बख्शी हमारी इंसानियत का सबूत है कि हम डॉक्टर खान, जनरल बख्शी को सुनिए, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जनरल बख्शी, फिर मैं के और सप्रा जी के पास जाऊंगा। जनाब, मैं आपको कहना, शर्मा जी 1 मिनट, शर्मा जी 1 मिनट। हमारा एक सिटीजन, एक रिटायर्ड अफसर जो कि ईरान में ट्रेड कर रहा है, उसको वहां से अबडक्ट करके ले जाते हैं बलूचिस्तान, बेइंतहा टॉर्चर करते हैं, तब ऊल जलूल कंफेशन उससे निकलवा लेते हैं अंडर वेरी बैड टॉर्चर। उसके बाद एक कांगरू कोर्ट फौज की बिठाते हैं जो उसको जो है लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी मौका नहीं देती, उसको सेंटेंस ऑफ डेथ पास कर देती है। अगर वो स्पाई होता तो हम उसको डिसोन करते, ठीक है। अगर वो टेररिस्ट था तो बताइए क्या हथियार मिले, क्या ग्रेनेड, क्या राइफल मिली? जीरो मिली आपको, उसके पास कुछ नहीं मिला, आपने खुद कहा, ठीक है साहब। उसके बाद ये केस जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो उन्होंने आपको कहा साहब कि आपने एक वियना कन्वेंशन साइन करी है, आप एक जिम्मेवार मुल्क है, यू आर अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अबाइड बाय द रूल्स एंड लॉज ऑफ द वियना कन्वेंशन। और ऐसी फटकार पड़ी है, उन्होंने बोला रीट्रायल करिए, फेयर ट्रायल करिए। साहब, इससे ज्यादा आपकी क्या जो है किल्लत हो सकती थी? इससे ज्यादा क्या आपको नाक कटाई हो सकती थी? पूरी दुनिया के सामने आपको फटकारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। मेजॉरिटी जजमेंट, एक जो जज जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में कहा वो पाकिस्तानी थे, बाकी तमाम जो 15 जजेस थे उन्होंने जो है भारत के फेवर में कहा और कहा कि हाँ जी भारत कह रहा है हमारा सिटीजन है, हमको काउंसिलर एक्सेस दीजिए, इसको लीगल जो है काउंसिल मिलना चाहिए, इसको कम से कम प्राइवेट में बैठ के हमारी अपने लीगल डिफेंस के लिए हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसी तो साहब हैवानियत का रूल हो गया है। ऐसा जो है आप लोग बिल्कुल किडनैपिंग कर रहे हैं, ये तो माफिया राज है साहब। दिस अमाउंट टू नॉट अ सिविलाइज्ड स्टेट बिहेवियर, दिस इज माफिया, ऑर्गेनाइज माफिया की एक दूसरे देश के सिटीजन को किडनैप करना एक जुर्म है साहब, जुर्म। उसको आपने कॉज सेलिब्रे बना लिया है कि साहब कुलभूषण मतलब कुलभूषण इज इक्वल टू टेररिज्म।
ठीक है जनरल बख्शी, इसी का जवाब डॉक्टर खान से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक दर्शक सोनम राणा जी को जोड़ना चाहता हूं। जनरल बख्शी बस इसी का जवाब मैं डॉक्टर खान से लूंगा। डॉक्टर खान, लेकिन सोनम राणा लखनऊ से मेरी एक दर्शक जुड़ रही हैं, डॉक्टर खान से मैं जवाब लूं उससे पहले सोनम जी आप बताइए, पाकिस्तान के मंत्रियों के पांव कांपते हैं भारत का नाम सुन के, ये डर ठीक है ना? यस सर, पाकिस्तान हमेशा से छुपकर वार करता है, बोलता है परमाणु बम है, लेकिन इनके जैसे टेररिस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बात और, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने एक यूएन सभा में कहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। बिल्कुल सही सोनम आपने कहा, और इसी आतंकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं कि अब इसको आतंकी देश घोषित करना चाहिए, जब पुलवामा पर मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं। डॉक्टर खान बताइए मुझे, हकीकत नहीं है कि सभी जजों ने एक जज को छोड़कर आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मसले पर आपकी फटकार लगाई थी? और दूसरी हकीकत, आपको नहीं लगता कि इमरान खान के राज में अब पाकिस्तान में चीनी लोग नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं? आपको ये हाल हो गया पाकिस्तान का, जो मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक अलग राष्ट्र बना था। मैं समझता हूं कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं पाकिस्तान के बारे में। पहले तो आप बात कर रहे हैं कि टांगे कांपती हैं। यकीन कीजिए कि हमने ये एक इंसानियत की वजह से आपका माफ कर दिया था, आपके पायलट को, अभिनंदन को, कि हम एक इंसानियत। आप अपने ही सांसद की बात सुन लीजिए ना, अयाज साहब तो स्पीकर भी रह चुके हैं, आपके ही सीनियर एमपी है वो। के वार करने वाले लोग नहीं। सर मैं सुनाऊं क्या उनकी बात? हम सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, आपकी फौज भाग जाती है। हम वो लोग हैं, हम मुसलमान का जो जज्बा है ना, वो आपने देखा हुआ है। कॉमेडी शो नहीं चला रहा हूँ डॉक्टर खान, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, सीरियस शो चल रहा है। सुनाइए अयाज साहब की बात, अयाज सिद्दीकी की बात, कैसे शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे, कैसे बाजवा को पसीना आ रहा था, कैसे इमरान खान मीटिंग छोड़कर भाग गए। सुनाइए उनका स्टेटमेंट डॉक्टर खान, सुनिए। और डॉक्टर खान को और मुझे फ्रेम में रखिएगा, सुनिए वो स्टेटमेंट। आपके खुद के सीनियर एमपी कह रहे हैं, किसके पांव कांप रहे थे सुनिए, किसके पांव कांप रहे थे सुनिए। देखिए आप सर, शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे, बाजवा को पसीना आ रहा था। देखिए सर, शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे, बाजवा को पसीना आ रहा था, इमरान खान मीटिंग छोड़कर भाग गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सीनियर एमपी कह रहे हैं संसद के अंदर। बताइए ना डॉक्टर खान, आप क्या एक्सप्लेनेशन है? फिर सप्रा साहब और सिन्हा साहब। देखिए, सियासी बयान में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। एक तो ये है कि हमारी आर्मी दुनिया की मानी हुई हकीकत ही है, सियासी बयान नहीं। आप कभी मुआवजा कीजिएगा अपने जनरल का और हमारे जनरल का, सिर्फ हमारा रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ ही देख लीजिए। आप लोगों के पांव कांपते हैं हमारी फौज को देख के, हमारे बारे में सोच के। हम आपके दिमाग में सवार हैं, आपके दिल में घुसे हुए हैं। इसका बढ़िया जवाब जनरल सिन्हा देंगे। करगिल वॉर लड़ी है, आप तो अपने सैनिकों की लाश भी उठा के नहीं ले जाते, उनको सुपुर्दे खाक भी नहीं करते। कैसा देश है आप? जनरल सिन्हा बताइए, करगिल में क्या हुआ था? डॉक्टर खान जो जिनकी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, क्या इन्होंने अपने सैनिकों की लाश उठाई थी करगिल से? बताइए इनको, सुपुर्दे खाक किया था किसने किया था? हमने किया था। बताइए जनरल सिन्हा इनको, डॉक्टर खान को। डॉक्टर खान साहब जरा सुन ले, आप तो कहे कि बहुत बड़ी आपकी आर्मी है, बहुत हिम्मतवर है। देखिए पूरे विश्व के, सुन ले डॉक्टर साहब, सुन ले, ये सुना आपको मैंने। पूरे विश्व के अंदर में आप मिलिट्री हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 93,000 सोल्जर्स जिस देश में, और उसका एक नियाजी, उसका लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी बैठा हुआ, वो सरेंडर कर देता, पैंट ढीले हो जाते हैं। ये कहीं नहीं, कहीं पैर, ये कहते हैं ना बड़ी बड़ी हमारी आर्मी। कारगिल वॉर मैंने लड़ा है, कारगिल के अंदर मैं आपके देश में था, आपकी फौज पैर छू छू के गई थी हमें जाने दो, गलती हो गई। हमारा मुशर्रफ कहता है कि यहां तो आतंकवादी बैठे हैं, और मुशर्रफ 6 साल बाद 2006 में किताब लिखता है कि हमारी फौज थी वहां पर। अरे, और आप यहां डिफेंड कर रहे हैं। फवाद चौधरी को मैं बधाई देता हूं, और ये कहता हूं कि उन्होंने इतना तो दम है, उसने कहा कि शायद इमरान के क़यादत में कौम की कामयाबी हुई,
हाँ, हमने पुलवामा कर दिया। और फिर एजाज सदीकी साहब कहते हैं कि बाजवा के सर पैर कांपते हैं, पसीने आते हैं। तो आप बताइए, 93,000 सोल्जर्स, और कारगिल वॉर में मैंने देखा है आपके ब्रिगेडियर और कर्नल पैर छूकर मेरे गए हैं। हमने जाने दिया क्योंकि हम लोगों ने यह लिया था कि आपको जाने, आप हमारी जगह खाली करो और आप जाएं। आप तो उसको 7 साल बाद कहते हैं। 2006 में मुशर्रफ, वो आपका हीरो, वो कहता है कि हमारी फौज थी, सॉरी गलती हो गया, हमने गलती बोल दिया। और आप कहते हैं कि हमारी आर्मी से केवल कलमा पढ़ते हैं तो इंडियन आर्मी भाग जाएगी। अरे मेरे भाई, बालाकोट कोई पीओके नहीं है, ये कोई गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं, ये आपके पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। वहां जाकर के जब हम मारते हैं, और एक नहीं, एक जहाज, एक आपका एयर डिफेंस गन नहीं खोलता, 12 जहाज जाके मारते हैं डीप इनसाइड। और क्या होता है, 27 तारीख को आपका एक F-16 अपने इलाके में, और हमारा शहर घुसता है MiG-21 और मारता है आपके एयर स्पेस में जाके। आपका DGPR कहता है 2 पायलट मारे गए, अभी भी दूसरा पायलट का नाम नहीं लिया। अरे आज अपने ही देश में मारे गए पायलट को आप कहते F-16 नहीं। जब हमने एम्यूनिशन दिखा दिया तो कहते हाँ F-16 यूज किया। ये है आपका देश, और ये डॉक्टर खान साहब बड़ा अच्छा है। ठीक है डॉक्टर खान जवाब दीजिए। खुद करवा रहे हैं आप ही का देश है ना जो अपनी सैनिकों की लाशें तक नहीं उठाता है डॉक्टर खान। और आप कह रहे हैं कि आपकी सेना कलमा पढ़ती है और भारतीय सेना भाग जाती है। तब कहां कलमा पढ़ रहे थे जब करगिल से भागे थे? क्या हुआ था? चरण सिंह सप्रा साहब, इनको यह भी बताइए कि कैसे इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री पद के नेतृत्व में डॉक्टर खान फिर से जुड़ जाएंगे। किस तरीके से सरेंडर करवाया था पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में ढाका के अंदर? चरण सिंह सप्रा साहब बताइए, फिर डॉक्टर खान से मैं रिस्पॉन्स लूंगा। देखिए दीपक जी, पाकिस्तान जो है बिल्कुल बेशरम मुल्क है और बार बार भारत की सेना ने इनको परास्त किया है, चाहे वो 65 है या 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने करा दिए, और उसके बाद में कारगिल भी हुआ, सब हुआ। के शर्मा जी ने अभी के सिन्हा जी ने अभी उसका पूरा जिक्र किया है। तो पाकिस्तान ये बिल्कुल बेशर्म मुल्क है। फवाद चौधरी आज सेल्फ गोल किए हैं, सच्चाई जुबां पर आ गई है, जो मन में बात होती है वो जुबां पर आ गई है। अब मौका ये है कि भारत की मौजूदा सरकार, जिस तरह से जनरल बख्शी साहब ने कहा कि इस विषय को लेकर के हमको यूनाइटेड नेशन और FATF और तमाम सारी जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनके पास तुरंत जाना चाहिए। एक सलाह और दूंगा मैं कि हमारी जो भारत की पार्लियामेंट है, सबसे पहले उसके अंदर पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का बिल लाना चाहिए। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के MP प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे और फिर नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को विड्रॉ करा दिया था, मैं कहूंगा कि एक बार फिर इस तरह का बिल आना चाहिए। और सबसे पहले भारत की सरकार ने, भारत देश ने और सभी पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, और फिर हम यूनाइटेड नेशन और वो तमाम सारी कार्रवाई करें। ये पाकिस्तान इस तरह से सुधरने नहीं वाला है। बार बार भारत की सेना ने इनको झुकाया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके हैं, और ये पाकिस्तान अभी भी सुधर नहीं रहा है। इनको एक बार पूरी तरह से सुधारने की जरूरत है। सारी पार्टियां मौजूदा सरकार के साथ खड़ी रहेंगी और वचनबद्ध है पाकिस्तान को फिर से परास्त करने के लिए। ठीक है सप्रा साहब, बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि भारत की संसद में एक प्रस्ताव आना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सीधे मैं आरजू के पास चलता हूं। आरजू, आपके खान साहब तो भाग गए, अब मुझे बताइए बाजवा क्यों पसीना क्यों आ रहा था? शाह महमूद के पैर क्यों कांप रहे थे? क्या हो गया है? ये मोदी फोबिया कब से हो गया है आपके पाकिस्तानियों को? सही कहा चरण सिंह सप्रा साहब ने, आपका मुल्क मुल्क नहीं है, बेशरम मुल्क है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही किसी के पांव कांप रहे थे, ना ही किसी को पसीना आ रहा था। ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल हमारे अयाज सिद्दीकी साहब क्या बोल रहे थे? आरजू, अयाज सिद्दीकी क्या बोल रहे थे? एक मिनट दीपक जी,
दीपक जी वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो दोनों अपोजिशन पार्टी के हैं, पीएमएलएन के हैं, और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाए इस वजह से। और एक आप लोग कब अगले 7 जन्म तक हमें 71 ही बताते रहेंगे, कुछ नया करें। कान पक गए मेरे तो 71 की वॉर के आपके कारनामे। करगिल भूल गई आप? करगिल में क्यों लाश छोड़ दी थी आप लोगों ने? आरजू काजमी जी, करगिल में अपने सैनिकों की लाश क्यों छोड़ दी थी? भारत को सुपुर्दे खाक क्यों करना पड़ा था? उस देश के लिए क्या कहेंगे जो अपनी सैनिकों की लाशों का सम्मान न करता हो? डूब मरना चाहिए ऐसे देश को। ये बात मैंने भी बहुत बार बताई है कि आपके लोग बहुत ज्यादा थे 71 में और हमारी फौज इतनी तादाद में नहीं थी। अब आप लोग अगले 7 जन्म तक यही बताते रहेंगे कि हमने 71 में ये कारनामा किया था, बस कर दे। और उसके अरे करगिल में अपने सैनिकों की लाश क्यों नहीं ली थी आपने? आरजू जी इसका भी जवाब दे दीजिए ना। करगिल में अपने सैनिकों को मरा हुआ क्यों छोड़ के भाग गए थे? जवाब दीजिए इसका। करगिल में अपने सैनिकों को मरा हुआ छोड़ के क्यों भाग गए थे आप लोग? दीपक जी सुने। आरजू मोहतरमा आरजू जी सुने मेरी बात। आरजू में आई विटनेस अकाउंट दिलवाता हूँ आपको जनरल सिन्हा का। जनरल साहब आई विटनेस अकाउंट दीजिए, कितनों को सुपुर्दे खाक आपने किया था और पाकिस्तान ने कैसे डिसोन किया था अपने सैनिकों को? इतना बेशरम मुल्क। दीपक जी पहला जो सोल्जर है ना 4 NLI का, वो यूनिफॉर्म में विद उसकी आई कार्ड का फोटोकॉपी अभी मैं मेरे ड्राइंग रूम में लगाया हूं। पहला वो मैंने खुद रिकवर किया था और जब इनको बताया कि ये देखो 4 NLI के 4 बॉडी है, डेड बॉडी, इन्होंने कह दिया नहीं हमारे नहीं है। वो 4 के अलावा मैंने मोर देन 65 डेड बॉडीज यूनिफॉर्म के अंदर सुपर्दे खाक में किया है। और हमारे मौलवी साहब ग्रेनेडियर्स के आकर के कलमा उन्होंने पढ़ा और हमने पूरी इज्जत से किया। ये लोग ये कहते रहे कि हमारी डेड बॉडी नहीं, ये है हमारे वो आतंकवादी हैं, वो आ गए, ये है देश। आजू आप तो भारत से ताल्लुकात रखती हैं, आप कब से डिफेंड करना शुरू कर दी ऐसे मुल्क के लोगों को जो अपने ही फौजी को, अपने ही लोगों को? और मुशर्रफ साहब वो चीफ बैठे थे वहां पर, वो कहते थे कि हम तो कमांडो है, पैरा कमांडो। और पहले तो कहते रहे और 2006 में एक किताब लिखी 99 के बाद और उसमें कहते हैं हाँ हमने फौजी भेजी 5 NLI 4 NLI। उनके फोटोग्राफ दिखाता हूं आरजू। आप जो कहती है ना कि बहुत हमारे से, क्या कहेंगी आप? और ये फिर सुन लीजिए, आरजू से जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल सिन्हा में 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपने अपना पॉइंट रखा। आरजू आई विटनेस अकाउंट, कैसे भारतीय सेना ने आपके सैनिकों को कलमा पढ़ के सुपुर्दे खाक किया? ऐसे मुल्क को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने सैनिकों की लाशें न स्वीकार करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुनील शुक्ला जी के पास चलता हूं, कानपुर से मेरे एक दर्शक जुड़े हैं। आरजू का भी घर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। शुक्ला जी मुझे बताइए, ऐसे देश के लिए क्या कहेंगे जो अपने सैनिकों की लाशें फेंक जाता हो दुश्मन देश में? शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास। आप सुनील शुक्ला कह गए दीपक जी, दिनेश शुक्ला हूं मैं। हाँ दिनेश शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, मैं बड़ा दूर बैठा हूं ना, पटना और कानपुर, आवाज थोड़ा कम आ जा रही है। नहीं बहुत कोई बात नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूं। मैं बड़ा हंसी आती कभी कभी पाकिस्तान के जनरल और कर्नल को देख करके कि उनकी वर्दी के ऊपर मेडल लगे हुए हैं। आज तक हमने कोई लड़ाई जीतते तो इनको सुना नहीं, ये मेडल कहाँ से ले आते हैं? इनके सीने पे लगे हुए तमगे हैं किस बात के? आज तक कोई लड़ाई जीते हैं कभी ये? और सर आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी बिजनेसमैन है वहां की, फेक सीडी बताती है, उनका इकोनॉमी पे कंट्रोल है, सब बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। एक जनरल बनता है अमेरिका, लंदन, फ्रांस, सब जगह कर लेता है वो। आरजू को पता है ये हकीकत, बोलेंगे नहीं वो? बिल्कुल ये यही करते हैं, इनके सब प्रॉपर्टी डीलर है, उनके जितने जनरल और कर्नल है सब प्रॉपर्टी डीलर है जी। आरजू इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए शुक्ला जी बोल रहे हैं, सब बिजनेसमैन है, सब प्रॉपर्टी डीलर है आपके जनरल कर्नल, सिर्फ कलमा ही पढ़ते रहते हैं, बंदूक चलाने से कोई लेना देना नहीं उनका।
आरजू, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जनरल कर्नल सब प्रॉपर्टी डीलर हैं, सब बिजनेसमैन हैं, बंदूक चलाने से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ना ही कोई इस तरह से फौज में कैसे होंगे, ये बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सेना साहब जो बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है कि बाजवा साहब पिज्जा बेचते हैं। बाजवा साहब की कंपनी पिज्जा बेचती है, फ्रेंच फ्राइज बेचती है यूरोप में। आरजू, ये सही है कि नहीं है कि बाजवा साहब की फैमिली कंपनी पिज्जा बेचती है? ये सही है कि नहीं है? ये आरोप लगे कि नहीं पाकिस्तान में कि बाजवा साहब की कंपनी पिज्जा बेचती है, फ्रेंच फ्राइज बेचती है? तो सर क्या बुरा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, क्या आ रहे थे? लेकिन एक सिर्फ ऐसा केस, देखिए आ गए ना, देखिए आपके जनरल कर्नल सब बिजनेसमैन हैं, उनका बंदूक चलाने से कोई लेना देना नहीं है। फौजी फाउंडेशन चलाते हैं, आपने भी मान लिया कि पिज्जा बेचती है बाजवा साहब की कंपनी। किया आपकी इकोनॉमी फौजी फाउंडेशन की। सर देखें, आप खुद कारगिल वॉर में थे, आपको पता है वो जगह किस तरह की। मैं बता रही थी कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल शेख साहब ने बताया है कि वहां पे कोई सर आपने तो किसी से सुना है आरजू जी, जनरल सिन्हा तो वहां मौजूद थे, तो वो ढूंढना मुश्किल होता था। अगर आपको कोई मिला है, हो सकता है कि वो आपके ही फौजी हो, आप तो अपने फौजी भी हमारे सर मंड रहे थे ना, आप मान नहीं रहे थे कि आपके किसी फौजी का नुकसान हुआ है। ये बातें वरना क्यों पाकिस्तान आर्मी मना करेगी? आरजू बेटा, नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री आना चाहती है, भारत के साथ मिलना चाहती है, उनकी आवाज है ये। वो आपसे फेड अप हो चुके हैं। ठीक है, के शर्मा जी के पास चलता हूं। के शर्मा जी, कब तक हम पाकिस्तान को मुल्क कहते रहेंगे? क्यों ना इसको आतंकी मुल्क कहा जाए? अब वक्त आ गया है। सप्रा साहब का प्रस्ताव है, मैं बोलता हूं कि भारत की संसद में आना चाहिए, एक प्रस्ताव आ जाए कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। देखिए दीपक जी, आज पूरा विश्व जो है ये मानने लगा है, सिर्फ एक दो देश छोड़ के जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, बाकी विश्व के सारे देश ये मानने लगे हैं कि ये आतंकी देश है और ये आतंकवाद की पैदाइश है। लेकिन मैं एक बार आपको कहना चाहता हूँ, खान साहब अकेले छोड़ के चले गए आरजू जी को, और बहुत एक दो ऐसे प्रश्न छोड़ गए, तो मैं उसका जवाब पहले आरजू जी को दे दूं, फिर इस विषय पे आते। उन्होंने कहा हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको। हाँ, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशहाल देश हैं। अब इनकी खुशहाली का आलम आपको मैं बताता हूँ। इनकी खुशहाली का आलम ये है कि इनके प्रधानमंत्री अपने जो है प्रधानमंत्री हाउस में जो भैंस और तबेले जो थे और जो गाड़ियां थी उसको नीलाम कर रहे थे और कह रहे थे इससे हम अपनी इकोनॉमी ठीक करेंगे। तो भैंसों की नीलामी करके, गधों की नीलामी करके ये अपना जो है इकोनॉमी ठीक करते हैं और कहते हैं बड़े खुशहाल हैं। सर इनकी इकोनॉमी गधों से ही चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, अब मैं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उस समय जब खान साहब बोल रहे थे तो आरजू जी के चेहरे की मुस्कान में देख रहा था कि उनको जो है शर्म भी यानी शर्म से वो गड़ी जा रही है या उनको मुस्कान आ रहा है। मुझे एक आश्चर्य और हुआ। मैं एक घटना बताता हूँ, इनके यहाँ की बड़ी अच्छी थी। 650 करोड़ रुपए एक बांध बनाने के लिए चाहिए थे। दीपक जी, वो समाचार आप लोगों ने पूरे देश में सुना होगा। इनके सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पहल किया चंदा इकट्ठा करने के लिए। इनके देश के पास बांध बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए नहीं थे, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये पूरे पाकिस्तान में कि ये चंदा इकट्ठा करके बांध नहीं, गधों को भेज रहे चाइना, आप उसी के लिए भेज रहे हैं गधों को चाइना। तो मैं खान साहब को ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो कह रहे थे कि हम इतने खुशहाल देश हैं, हम इतने पैसे वाले देश हैं, हमारे यहाँ सब पैसे वाले लोग हैं, तो भैया ये भैंस और तबेला क्यों आप नीलाम करने लग गए, गाड़ियां को नीलाम करने लग गए। 650 करोड़ डॉक्टर खान जुड़ गए, पूछते हैं उनसे ये एक बांध बना सके। अब इसके आगे मैं आता हूँ कि आप मुझे ये बताइए जो खान साहब, डॉक्टर खान, मुझे प्लीज ये बताइए कि गधों से आपकी इकोनॉमी चलती है, गधों से आपकी इकोनॉमी चलती है, भैंसों से आपकी इकोनॉमी चलती है, कितनी खुशहाली है पाकिस्तान में? नहीं, गधों का गोश्त तो इसलिए हम इंडिया भेज रहे थे, मैंने कहा वहाँ कमी है गोश्त की। आप लोग क्योंकि गाय हलाल नहीं करने देते हैं, भैंस हलाल नहीं करने देते हैं। सर हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन लोग ज्यादा है। आप फिक्र मत करिए, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, फिक्र मत करिए आप। गधों को आप चाइना भेजिए। सुनिए, अभी सुनिए तो सही, अभी सुनिए तो सही। दूसरी बात, और आपका जनरल बाजवा भी आरजू ने कहा पिज्जा बेचता है यूरोप में, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज। सुनिए जनरल बाजवा, देखिए फैमिली, आपको पता है ना, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनरल बाजवा पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं ना, आपकी पार्टी का आरोप है ये।
जब बच्चे जवान होते हैं तो बिजनेस करते हैं अपना। जनरल साहब का बेटा जवान हुआ, उन्होंने बिजनेस किया, उसमें बिजनेस में बूम आया, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे घर की तरफ क्यों देखते हैं? क्यों पाकिस्तान आप कैसे है? खान क्यों साहब आप दूसरों की सरहदों में झांकते हैं? क्यों दूसरों की दीवारों पे चढ़ते हैं आप? मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको पाकिस्तान फोबिया क्यों है? आर्मी वहाँ ब्रेड आपके दिल बनाती है, पॉपकॉर्न बेचती है, ये सब धंधे आपके आर्मी के। आप ऐसे झूठ बोलेंगे तो आपके बच्चे हंसेंगे घर में। आप जहाँ जाएंगे आज वापस। अच्छा डॉक्टर खान, ये आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कराची के पास एक गधे को गिरफ्तार किया था, आपको पता है ना वो खबर? आरजू को पता है, मैंने उनके साथ यूट्यूब डिस्कशन किया था। गधे की गिरफ्तारी होती है आपकी देश में, और कितना मजाक बनवाएंगे पाकिस्तान का? मैं तो कह रहा हूँ मजाक आपका बनता है कि हमारी तरफ से कबूतर उड़ के जाए तो आप कहते हैं हमने मिसाइल फेंक दिया आपके ऊपर। तो आप ये देखिए, आप गधों घोड़ों की बात न कीजिए, आप बात कीजिए मेरी पाकिस्तान आर्मी की बात कीजिए, आप हमारी हुकूमत की बात कीजिए। आप बैठिए, उसी आर्मी की बात कर रहा हूँ ना, जनरल बाजवा जो पिज्जा बेचते हैं, उनका फौज में बंदूक चलाने से कोई लेना देना नहीं। पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं जनरल बाजवा। जब बंदूक चलाने का वक्त आएगा हम आपको बताएंगे कितनी जानते हैं। हमारा बच्चा बंदूक उठाएगा इंशाल्लाह। हमें बंदूक चलानी आती है। जनरल नियाजी ने कैसे सरेंडर किया था ढाका में, बताइए ना। करगिल में कैसे सरेंडर किया था आपने, बताइए ना डॉक्टर खान। आप तो सरकार में थे तब। करगिल से अपने सैनिकों की डेड बॉडी आपने क्यों नहीं उठाई थी, ये भी बता दीजिए। नहीं, वो आप ही लोगों के दहशतगर्द थे जिनको आपने पाकिस्तानी शो करने की कोशिश की। हमारे बंदे कभी बिल क्लिंटन के सामने आपके पार्टी के नेता नवाज शरीफ के पांव क्यों कांप रहे थे ओवल ऑफिस में जब करगिल विड्रॉल हुआ था? बताइए ना, नवाज शरीफ के पांव बिल क्लिंटन और कोंडलीसा राइस के सामने क्यों कांप रहे थे? आपको बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना बंदूक उठाना नहीं आते। खुदा की कसम, मैं कसम उठा रहा हूँ, अगर आप भाई अल्लाह ना करे कि हो हमारे बच्चा अरे सर, जो जनरल पिज्जा बेचे उस देश की आर्मी की मेंटेलिटी समझ सकते हैं आप। पिज्जे को आप सब आपके यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है, हम बैठे सब आपके यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है। फौजी है पाकिस्तान का, एक बच्चा फौजी है। पाकिस्तान की फौज हम है, हम बैठे हैं, फौज हमारी लीडर है, उन लीडर के पीछे सिपाही हम हैं। आप देखिए, खुदा न खास्ता हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि अमन का दामन ना छोड़ें, हम अमन का दामन ना छोड़ें, हम खिते को तबाही से मैं भी जनरल बाजवा की वर्क में इजाफा करूंगा। अगली बार जब लंदन जाऊंगा तो जनरल बाजवा का भेजा पिज्जा खाऊंगा बेचा हुआ। आपकी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ेगी पाकिस्तान की, थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो जाएगा। पाकिस्तान के दोनों मेहमानों का शुक्रिया करके मैं देश की बहस पर आऊंगा। खान साहब, पिज्जा खिलवा दीजिएगा जनरल बाजवा की कंपनी का। खिलवाएंगे ना? मैं तो कह रहा हूँ आओ, मैं खिलाता हूँ, अपना पिज्जा खिलाता हूँ, मेरा भी पिज्जा हाउस है, मैं खिलाता हूँ। आइए आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, हम आपकी ऐसी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। कभी चलिए खान साहब। अरे सर, मैं तो लाहौर बस के साथ भी पाकिस्तान आया था। नवाज शरीफ की जितनी मीटिंग हुई वाजपेयी जी के साथ, मोदी जी के साथ मैं मौजूद था। डॉक्टर खान, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं जानता हूं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डीलर अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो फौज है। ब्रेक के बाद आता हूं, देश की बहस होगी। जेपी नड्डा जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर बात आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट करके कांग्रेस को? ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं पटना में हूं और बिहार विधानसभा के सामने से ये बहस आपके सामने लेकर आया हूं। और देश की बहस में हम चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने मान लिया है कि पुलवामा आतंकी हमला उसने करवाया था। खुद उनके मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद उनकी जो है उसके अंदर ये बात कही है। फवाद चौधरी की बात के बाद भारत में भी राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी तैयारी मेरा पीसीआर करेगा। लेकिन उससे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेरे जो दर्शक जुड़े हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। चरण सिंह सप्रा साहब मेरे साथ है, मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा जी हैं और साथ ही साथ जनरल के सिन्हा जी हैं। राहुल गांधी पर वार करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। सीधा सवाल लेता हूं चरण सिंह सप्रा जी से। सप्रा जी, इस राजनीतिक हमले का क्या जवाब देंगे?
क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। पुलवामा हमले पर भी क्या डिस्क कहां से आया? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह से आपने नड्डा साहब जी का ट्वीट बताया है, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि बहुत ही सिलेक्टिव ट्वीट है और अपने फायदे के लिए है मात्र, क्योंकि अच्छा लगता पूरे देश को अगर ये फवाद चौधरी का जो बयान आया है, जिसमें फवाद चौधरी ने ये कबूला है कि पाकिस्तान गुनहगार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान की कामयाबी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की, पूरे कौम की, पूरे मुल्क की ये कामयाबी है। इतना भयानक बयान दिया है फवाद चौधरी ने, और जेपी नड्डा साहब फवाद चौधरी के बयान पर कुछ न बोलते हुए वो सिलेक्टिव बयानबाजी कर रहे हैं, सिलेक्टिव ट्वीट कर रहे हैं मात्र कांग्रेस को अटैक करने के लिए। और वो किस लिए ये भी बताता हूं, कांग्रेस को क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है। तो मुझे पूरा तो वो करने दीजिए ना दीपक जी प्लीज। देखिए सवाल यह है कि क्यों नड्डा साहब कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हुआ है, और पहले चरण के चुनाव में उन्होंने देखा है कि उनकी जमीन खसक गई है। और पहले भी अगर आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पाकिस्तान का और कश्मीर का विषय लाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ बिहार में आए तो उन्होंने पाकिस्तान की बात, यहाँ की पाकिस्तान का डर बिहार की जनता को दिखाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये तुरुप का पत्ता है इनका, ये पाकिस्तान के बिना इस चुनाव को जीत नहीं सकते, ऐसा एहसास नड्डा जी को हो गया है, इसलिए ये सिलेक्टिव ट्वीट किया है। देश को खुशी होती और हम इनके राष्ट्रवाद को सैल्यूट करते अगर ये फवाद चौधरी की बात का जवाब ट्वीट के जरिए से देते। ठीक है, के भाई का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इंदौर चलता हूं। मेरे अपने शहर में शोएब पठान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के बाद, और क्या जेपी नड्डा जी ने जो बात कही है उसके बाद राहुल गांधी को कुछ सबक लेना चाहिए, हर बात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जेपी नड्डा जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद। शोएब पठान जी। जी सर मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है, और भारत के खिलाफ कोई जो आग भी उठाएगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख चुका है। और पाकिस्तान जैसे नापाक देश की नापाक हरकतों अब भारत नहीं सहेगा। मोदी जी ने यह बता दिया है। मोदी जी एक मजबूत सरकार के साथ आए हैं और मजबूत इरादों के साथ आए हैं, तो जिसके कारण पाकिस्तान आज घुटने टेक चुका है भारत के सामने, अलग थलग पड़ चुका है। और बात रही राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को भी यह देखना चाहिए कि हमारा देश है, हमारे देश की सेना है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब सेना कह रही है कि पुलवामा अटैक हुआ था तो राहुल गांधी जी को भी यह मानना चाहिए। ये हमारा देश की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, मैं आपको यही विराम दूंगा। इतनी बात के लिए वक्त है हमारे पास। के शर्मा जी, क्या जवाब देंगे चरण सिंह सप्रा साहब को? वो कह रहे हैं कि राजनीति बीच में इसलिए आई क्योंकि बिहार चुनाव में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। देखिए, राजनीति तो ये लेकर आ रहे हैं, हमने तो राजनीतिक बात नहीं की है। हमने तो आज केवल राहुल गांधी एंड कंपनी को, जो आए दिन पाकिस्तान की स्तुति गान करते रहते हैं, चीन की स्तुति गान करते हैं, इनको हमने आईना दिखाने का काम किया है दीपक जी। ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस एंड कंपनी है ना, ये वही राहुल गांधी एंड कंपनी है जो कहती थी कि पुलवामा आपने अपने से करवा लिया क्योंकि चुनाव के पहले आपको वोट चाहिए। ये सबूत मांगते थे। जब एयर स्ट्राइक हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इनके ही संजय, अभी आपके स्क्रीन में चल रहा है कि चिदम्बरम साहब का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, आप कपिल सिब्बल का बयान देखिए। तो ये लोग जो उस समय प्रश्न उठाकर सेना का मनोबल नीचे कर रहे थे, देश के नेतृत्व को नीचा दिखाने की बात कर रहे थे, देश विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, जिसका लाभ उठाकर इमरान खान जो है डोजियर बनाकर उसमें यूएन में ले जाते हैं, जिस राहुल गांधी के बयान का। तो ये सारी चीजें उस समय की इनको आईना दिखाना जरूरी है या नहीं? कि आज पाकिस्तान खुद इस बात को कह रहा है कि आज वो अंतरराष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक कारणों से और तमाम सेना के शौर्य से उसके जो सेना अध्यक्ष थे उसके पैर कांप रहे थे, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, पूरा पाकिस्तान जो है थरथरा रहा था। लेकिन ये अपने देश के सेना को नीचा दिखा रहे थे, ये अपने देश के नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक जो है निर्णायक नेतृत्व को नीचा दिखा रहे थे। और इसके बाद ये कहते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। एक बात पूरा करने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि आप
पाकिस्तान का स्तुतिगान नहीं करते और उसके सामने घुटने नहीं टेकते हैं आप, तो ये बताइए आपने मणिशंकर अय्यर कैसे चले गए पाकिस्तान और जाकर वहां पर कहा कि मोदी जी को हटाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, पाकिस्तान हमारा साथ दे। आप पाकिस्तान से साथ दे के मोदी जी को हटाएंगे? आपके शशि थरूर जाकर कहेंगे चरण सिंह सप्रा जी, जवाब सीधा सवाल है उनका। देखिए इन्होंने कहा कि देश को नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन मैं इसका उत्तर यह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा पाकिस्तान से सीधी लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, उस पर ये कभी भी ये इल्जाम जो है वो चिपक नहीं सकता। देश तब नीचा हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी बिन बुलाए मेहमान बन करके पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने, वो तब देश हमारा झुका था। जब नरेंद्र मोदी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके गए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने आईएसआई को पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम दिया, जब इस देश के मंत्री जसवंत सिंह अजहर मसूद को और दूसरे आतंकियों को लेकर के कंधार तक गए थे, जब इन्होंने 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार के ऊपर एफआईआर किया, जब इन्होंने एक तरफा युद्ध विराम किया रमजान के समय, और युद्ध विराम पहली बार देश के इतिहास में भारत की सेना में और पाकिस्तान के आतंकियों में हुआ। कभी भी युद्ध विराम होता है देश की 2 सेनाओं के बीच में होता है। ये इतिहास नरेंद्र मोदी की सरकार का है। आप ये बातें कह रहे हैं, आपको कहने का हक है, की सेना और पाकिस्तान ये भी सवाल है बीच में हुआ। शरण सिंह सप्रा जी, आपने लंबी अपनी बात कही, लेकिन ये भी एक सवाल लोगों के दिमाग में है नरेंद्र मोदी ने देना कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल क्यों उठाए, सेना पर भरोसा क्यों नहीं किया, आपके एक नेता ने आर्मी चीफ को गली का गुंडा क्यों कहा, ये सवाल तो पूछेंगे ना। और जेपी नड्डा जी अगर पूछ रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? नहीं, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि जेपी नड्डा जी ने सिलेक्टिव प्रश्न पूछा है। उन्होंने अगर फवाद चौधरी के विषय पर ट्वीट किया होता तो हम उसका वेलकम करते। अगर वो ये बताते कि हमारा देश पाकिस्तान को आगे किस तरह से टैकल करेगा, हम उसका स्वागत करते। लेकिन आप जिस चीज़ों की बात करते, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक रेजोल्यूशन भी हुई थी। देश की सेना पर हमें मान है, अभिमान है, हम उनका सत्कार करते हैं, उनके शौर्य पर हमको पूरा अभिमान है, और देश की सेना को कभी भी किसी कांग्रेस के नेता ने कुछ नहीं कहा है। और रेजोल्यूशन जो है वो आपके सामने है, रेजोल्यूशन बदला नहीं जा सकता है। शर्मा जी 1 मिनट, मैं जनरल सिन्हा से इसके बारे में कमेंट लूंगा। नेताओं ने शर्मा जी, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये भी बार बार देश को हमने कहा है। जनरल सिन्हा जी, सप्रा जी सफाई दे रहे हैं, लेकिन क्या एक पूर्व सैनिक होने के कारण यह सफाई आपके गले से उतरती है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पुलवामा के बाद जो कांग्रेस के बयान आए उन पर? देखिए दीपक जी, पूरी की पूरी परिस्थिति 2018 के बाद लोगों ने सामरिक दृष्टि से बदल दी, जब आप देश की सुरक्षा और आतंकवाद के ऊपर में सवाल खुद खड़ा करना शुरू कर दिया और सभी सीमाएं आप लांग गए। इसके पहले चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई, सारे पक्ष विपक्ष पूरा देश एक होता था। जब आप में उरी का अटैक हुआ, उसके बाद पहली बार जब आप सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब आप खड़ा करते हैं 14 फरवरी में जो आतंकवाद हमला होता है, तो आतंकवाद के हमले में आप पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि खुद लोगों ने, अपने देश के लोगों ने इसको कराया क्योंकि आपको इसके फायदे लेने, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब आप कहते हैं कि बालाकोट के ऊपर में कुछ नहीं हुआ, आप तो गए ही नहीं, वहां पर केवल आपने पत्तों को और चिड़िए मार के आ गए। ये जब होता है, जबकि पूरा का पूरा दावा, और ये मैं नहीं, पूरे के पूरे, चाहे उसमें चीफ डीजीएमओ, चाहे पूरे रक्षा विशेषज्ञ कहते रहे कि 300 लोग मारे गए, प्रूफ्स हैं, मगर खुद देश के ऊपर से जब ये बात आती है, जब ये आप चाइना के साथ कुछ होता है, चाहे वो डोकलाम का ही क्यों नहीं मामला हो, हर एक बार जब आप सेना के पीछे मनोबल तोड़ते हैं, और ये सिलसिला 2017 से डोकलाम से शुरू हुआ और आज भी नहीं थमा है, ये थमा नहीं है, यही चीजें चल रही हैं। इसलिए बातें आप जो उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब है।
देखिए पूरी परिस्थितियां बदल गई सामरिक दृष्टि से, पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है, मगर एक आदमी आज भी सवाल खड़ा करते हैं। आज जब इतनी ज्यादा तादाद में और हमने पूरी कार्रवाइयां बदल दी, परिस्थितियां सप्रा जी एक क्विक कमेंट आपका 30 सेकंड का, मुझे क्लोज करना है, फिर कंक्लूडिंग कमेंट के शर्मा जी देंगे। सप्रा जी देखिए, के सिन्हा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन के सिन्हा जी ये भी सवाल आपको पूछने चाहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, किस तरह से 300 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आ गया, क्यों हमारे 44 जवान शहीद हुए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। और जिस दिन ये घटना घट रही थी 3:30 बजे, उस समय जो प्रधानमंत्री है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी फोटो शूट कर रहे थे। 5 बजे उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस किया रेडियो अपने ऑडियो के जरिए से, तब भी उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया। 6 बजे तक शूटिंग करते रहे, रात को 10 बजे तक अमित शाह केरला में और पीयूष गोयल कर्नाटका में अपनी चुनावी सभाएं करते रहे। तो ये भी तो सवाल इस देश की सरकार को किसी न किसी पूर्व सैनिक ने पूछने चाहिए कि पुलवामा में हमारे 44 जवान क्यों शहीद हुए, किसकी अकाउंटेबिलिटी आज तक फिक्स हुई कि नहीं, जवाबदारी किसकी थी। और सत्यपाल मलिक उस समय के गवर्नर जो बीजेपी ने अपॉइंट किए थे, उन्होंने ही कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जवाबदार होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दीपक जी इन्होंने मुझसे बोला 1 सेकंड, 44 जवान हमारे वहां पर, 44 सैनिक हमारे वहां पर सिर्फ 10 सेकंड, मुझे मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड का वक्त है। मैं के शर्मा जी से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, मैं कहता, हमने सब मंच पे कभी भी हर एक बार उठाया, जब ये बात उठेगी तो 26 से 11 क्यों हुआ ये भी पूछा जाएगा, क्यों हमारे इतने लोग मारे गए, बात उसकी नहीं है, सवाल जरूर उठाएं। मैं आपके साथ, जब वहां पर JNK में ऑपरेशन रोका गया, मैं सवाल उठाया कि ये ऑपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, ये सही है, मगर जब हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप दुश्मन के साथ नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े दिखते हैं पाकिस्तान के साथ, आप खड़े दिखते हैं चाइना के साथ। शर्मा जी 30 सेकंड सिर्फ, शर्मा जी 30 सेकंड सिर्फ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम कभी भी पाकिस्तान के साथ सापरा साहब के और कांग्रेस एंड कंपनी के मुंह से इनके बहुरूपीय राष्ट्रवाद का नकाब उतर गया है दीपक जी। इसलिए नकाब उतर गया है कि आज स्पष्ट हो गया है कि ये देश विरोधी बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस आमादा है इस देश में। आज ये धारा 370 को रीस्टोर करने के लिए जो चीन से सहायता मांगने की बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ ये मीटिंग करते हैं, समर्थन करते हैं, चिदंबरम साहब ट्वीट करते हैं। तो आज आप चीन की सहायता लेकर भारत में धारा 370 आप रीस्टोर करेंगे। आप पाकिस्तान के शशि थरूर जो है, इनके नेता ये कहते हैं जब इनके, ठीक है शर्मा जी, मुझे यही रुकना होगा, मुझे यही रुकना होगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी झलक, उसकी हलचल कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी सुनाई देगी। और देश की बहस में हमारे आज के सवाल में क्या जवाब है, देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, हम आपको ये बता देते हैं। क्या पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, हमारी देश की बहस में ये सवाल था। इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूं। हमारे बहुमत के साथ दर्शक 100% दर्शक ये बोलते हैं कि भारत को, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं संसद में एक प्रस्ताव आए और प्रस्ताव पर सभी दल सहमति दे कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।